वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 5 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने इसके जो 4 मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है, गांव में फूलों की गधों से किसका संबंध जोड़ा जाता था? तो बच्चों यहाँ पर पहले का आंसर होगा द, यानी उपयुक्त सभी, यानी सांप का, देवी का और चुड़ैल का। नर्मदा पर बनाए जा रहे बांध को संज्ञा दी गई है, तो बच्चों उसको राक्षसी बांध कहा गया है। सूरदास को आत्मग्लानि कब हुई थी? तो बच्चों यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी, यानी गजदर द्वारा उन्हें चरित्रहीन कहने पर, भैरव द्वारा चरित्रहीनता का लांछन लगाने पर, अन्य लोगों द्वारा भी चरित्रहीनता का आरोप लगाने पर। आज के नियोजक और इंजीनियरों ने तालाबों को क्या क्यों भर जाने दिया? तो बच्चों यहाँ पर होगा कि जमीन के पानी को पाताल से निकाल लिया। मिठुआ क्यों रो रहा था? तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा आंसर ब, यानी खेल में हारने पर रो रहा था। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें यहाँ पर बच्चों, तो अनाकारी आरसी निहारिबो करोगी कोलो, पंक्ति में आरसी शब्द का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा नगीना। देवसेना का गीत कविता में विभाग शब्द का क्या अर्थ है वो यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों अर्धरात्रि में गाए जाने वाला गीत। देखी न जाई बिकल बहतारी, इस पंक्ति में बहतारी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो माता। घड़ी के पुर्जे के आधार पर धर्म का उद्देश्य क्या है? तो मानव मात्र का हित करना। प्रेम घन की छाया समृद्धि किस तरह की रचना है? तो बच्चों वो हो जाएगा संस्मरणात्मक निबंध। दूसरा देवदास कहानी में नायक नायिका प्रथम विलन कहाँ हुआ है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा गंगा किनारे पंडित से कलावा बांधते समय। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहानी हमारे जीवन का अंग है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर होगा अविभाज्य। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो वो हो जाएगा बच्चों सभी, यानी संपादकीय, समाचार और आलेख। आमतौर पर भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को उजागर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती है? तो वो हो जाएगी हमारी बच्चों खोजी रिपोर्ट। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? तो वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। अगले की बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है, चलो उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दे रखे जिनकी हमें क्या करनी है बच्चों? पूर्ति करनी है। तो पहला है, श्रृंगार शांत एवं करुणा रस से युक्त रचना में गुण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माधुर्य। कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। अगला है, जहां किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई होती वहां कौन सा दोष होता? तो क्लिष्टव दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लिष्टव। अगला है, सोरठा लोहे दोहे का होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक उल्टा होता। क्या होता? ठीक उल्टा। अगला है, ये यति गति गण मात्रा तुक आदि छंद के कहलाते हैं। तो क्या हो जाएंगे बच्चों? ये इसके अंग कहलाते हैं। जहां काव्य में उपमान या तिरस्कार या अपमान किया जावे वहां अलंकार होता है, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अर्थ अलंकार। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हर राष्ट्र को अपने साम्राज्य, कामकाज एवं राष्ट्रव्यापी व्यवहार के लिए किसी एक भाषा को अपनाना होता है। राष्ट्र की कोई एक भाषा स्वाभाविक विकास और विस्तार करती हुई अधिकांश जनसमूह के विचार विनिमय और व्यवहार का माध्यम बन जाती है। इस भाषा को वह राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर उस पर शासन की स्वीकृति की मोहर लगा देता है। हर राष्ट्र की प्रशासकीय सुविधा तथा राष्ट्रीय एकता और गौरव के निहित एक राष्ट्रभाषा का होना परम आवश्यक होता है। सरकारी कामकाज की केंद्रीय भाषा के रूप में यदि एक भाषा स्वीकृत न होगी तो प्रशासन में नित्य ही व्यवहारिक कठिनाइयां आएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी राष्ट्र की निजी भाषा का होना गौरव की बात होती है। एक राष्ट्रभाषा के लिए सर्वप्रथम गुण है उसकी व्यापकता। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा वह बोली तथा समझी जाती है। दूसरा गुण है उसकी समृद्धता। वह संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य एवं विज्ञान आदि विषयों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखती है। इसका शब्दकोश व्यापक और विशाल हो, उसका समयकालीन विकास भी सामर्थ्य हो। यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो हिंदी को यह सभी योजनाएं प्राप्त होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने की सभी योग्यताएं रखती है। गद्यांश का उचित शीर्षक हमें बताना है कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? हमारी राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा का महत्व। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता
क्यों होती है? तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक राष्ट्र को अपने सामान्य कामकाज एवं राष्ट्रव्यापी व्यवहार के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रभाषा का आविर्भाव कैसा होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रभाषा का आविर्भाव अधिकांश जनसमूह के विचार विनिमय और व्यवहार से होता है। एक राष्ट्रभाषा न होने से क्या कठिनाइयां होती है, यानी हमें इसकी कठिनाइयों के बारे में बताना है। तो एक राष्ट्रभाषा न होने से प्रशासकीय सुविधा, राष्ट्रीय एकता, सरकारी कामकाज में कठिनाई होती है। राष्ट्रभाषा का सर्वप्रथम गुण कौन सा है? तो बच्चों राष्ट्रभाषा का सर्वप्रथम गुण हो जाएगा यहाँ पर उसकी व्यापकता। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, विज्ञान शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कर करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर भी तो उपसर्ग हो जाएगा, ज्ञान क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी हमें यहाँ पर एक अपठित पद्यांश दिया है, चलो पढ़ लेते हैं। आ सभ्यता के प्रांगण में आज सरल वर्षण कैसा, गणना सीखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा, समर्थियों का अंधेरा, शास्त्र का दम्भ, तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा, दान दीनता को प्रभु की पूजा का अधिकार नहीं, देव बनाता क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं, धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई, दोड़ो बोधित भारत में मानवता अस्पृश्य हुई, धूप दीप आरती कुसुम ले भक्त प्रमवेश आते हैं, मंदिर का पट बंद देख जे कहे निराश फिर जाते हैं, सबरी के झूठे बुर्रों से आप राम को प्रेम नहीं, मेव छोड़कर साग खाने का याद नाथ को प्रेम नहीं। उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, ये हमें बताना है। तो बच्चों पहला सवाल है, तो इसका शीर्षक की बात करें तो मानवता का पतन या गिरते हुए मानवीय मूल्य, मेवा छोड़ साग खाने का नेम, ऐसा प्रेम किसके और किसने दिखाया है? तो दुर्योधन के स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर विदुर ने घर साग खाने का प्रेम श्री कृष्ण ने उस समय दिखलाया था जब वे पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। आज मानव समाज किसके कुप्रभाव से ग्रसित है? तो तीसरे का आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कि आज मानव समाज धन पिशाच के कुप्रभाव से ग्रस्त है। आज के अर्थ प्रधान युग में इसी से सामाजिक विषमता एवं उत्पीड़न शोषण का चक्र चल रहा है। समृद्धियों का अंधेरा, शास्त्र का दंभ, इससे क्या हास्य है? हमारे देश में कुछ लोग समृद्धि शास्त्रों धर्म शास्त्रों के नाम पर पूरी परंपराओं, छुआछूत तथा ऊंच नीच का आचरण कर मानवता को कलंकित कर रहे हैं। आज गरल वर्षण कैसा, इसका कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो बच्चों इसके अंदर जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। मंदिर का पट बंद देख जय कहे निराश फिर जाते हैं, कौन निराश होकर लौट जाते हैं? तो यहाँ पर होगा वे व्यक्ति मंदिर से निराश लौट होकर लौट जाता है जो दीन दुखी और सामाजिक आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर बोला है अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता नहीं था। इस कथन के माध्यम से गांधी जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उजागर होती है, स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी प्रारंभ से ही परिश्रमी एवं दृढ़ संकल्पशील थे। वे अपने सारे काम स्वयं करते थे, रुचि रखते थे, निरंतर काम करने पर भी थकावट महसूस नहीं करते थे। इस कथन से उनकी कर्मठ, चेतनाशील, स्वावलंबी, परिश्रमी और संकल्प निष्ठा आदि विशेषताओं का परिचय मिलता है। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती। इस कथन का अभिप्राय उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यक्ष ने अभ्यर्थना के लिए कुटज पुष्प अपनाया, फिर स्वार्थ साधते ही वह उसे भूल गया। दुनिया स्वार्थी है, जैसे आम का रस चूस लेती और छिलके तथा गुठली को फेंक देती है। रहीम का उपयोग एक बादशाह ने किया है, दूसरे ने उन्हें अलग कर दिया था। अब धनी देवस विरह विरह भा राती, इस कथन के माध्यम से नागमती के मनोभाव व्यक्त कीजिए। तो अगहन मास के शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जिससे दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। विरहिणी नागमती विरह व्यथा के कारण दुर्बल होती जा रही है। इस कारण वह कहती है कि मेरा शरीर तो सर्दी के दिनों की तरह दुर्बल या छोटा हो रहा है तथा मेरा विरह सर्दी की रातों की तरह लंबा बड़ा हो रहा है। वसंत आया कविता में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो वसंत आया कविता में आधुनिक जीवन शैली का व्यंग्य किया गया है। आज का शहरी मानव केवल अपनी जीवनचर्या पर नजर रखता है, वह प्रकृति से कटता जा रहा है। इस कारण व्यक्ति प्रकृति से आत्मीय संबंध होता जा रहा है। आधुनिक मानव शारीरिक व मानसिक रूप से संवेदनाहीन हो रहा है। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती है। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का अवचेतन मस्तिष्क नहीं सोता है, वह निद्रावस्था में भी क्रियाशील रहता है। अनिष्ट की आशंका होने पर उसे सावधान कर देता है। सूरदास की झोपड़ी में आग लगते समय सब लोग सो रहे थे, परंतु
आग की ज्वाला उठते ही उन्हें अवचेतन ने उन्हें सावधान कर दिया। वे सब जागकर आग बुझाने लग गए थे। अगला है बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10, मालवा में विक्रमादित्य भोज एवं मुंज निरेशना ने बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया? मालवा में राजा विक्रमादित्य भोज और मुंज ने नेसा के बहुत पहले ही पानी के रखरखाव के महत्व को समझा और पठार पर पानी को रोककर उपाय के किए। उन सभी राजा महाराजाओं ने अनेक तालाब बावड़ियां बनाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को सुरक्षित रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलो बच्चों पढ़ लेते हैं, ये अलंकार क्या होता है। तो यहाँ पर है, जहां कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना वर्णित हो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु पाना, इसमें बिना पैर के चलने और बिना कान के सुनने का वर्णन है, अर्थात कारण या साधन के बिना कार्य का होना वर्णित है। शब्दों से खेलने की प्रक्रिया किस प्रकार कविता की रचना कर पाती है? तो कविता लेखन की पहली सीढ़ी शब्दों से खेलना सिखाना है। शब्दों को लेकर उनसे जुड़ना, उन्हें तुकबंदी रूप में जमाना, वैसे ही वे तुकबंदी रूप में जमने लगते हैं। व्यक्ति को मजा आने लगता है तथा तब वह अर्थ के साथ शब्द जगाने लगता है तथा अर्थ व भाव के मेल से कविता का निर्माण करता है। विशेष रिपोर्ट क्या है? इसके भेदों को लिखिए। जो रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी गई हो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर होगा, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो उसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। कवि केदारनाथ सिंह अथवा लेखिका ममता कालिया का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो केदारनाथ सिंह नई कविता में आधुनिक जीवन की जटिलताओं, अंतर विरोधी के साथ मानवीय संवेदनाओं को स्वर दिया है। उनके ये 7 काव्य गए हैं। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, बाघ तथा टाल, स्टाय और साइकिल, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत, इनके निबंध संग्रह है। अथवा का सवाल है जिसके अंदर बोला गया है, ममता कालिया का हिंदी के नई कहानी आंदोलन में विशेष योगदान माना जाता है। इनके बेगर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी आदि उपन्यास तथा भारे कहानी संग्रह प्रकाशित है। इनके हाल ही में 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। अगला जो खंड स है इसके अंदर हमें प्रत्येक प्रश्न दीर्घ उत्तर प्रश्न है, 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। गीतावली के पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि माता कौशल्या वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति है। अथवा का सवाल है, मैंने देखा एक बूंद, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि गीतावली के उक्त पदों में माता कौशल्या सरमति जन्य वात्सल्य से दुखी है। वह राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाणों व जूतियों को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। राम के विरह में व्याकुल कौशल्या राम के कक्ष में जाकर उन्हें नींद से जगाने का उपक्रम करती है। अचानक उन्हें राम वन गमन की बात याद आती है। पुत्र के प्रति माता का अथाह प्रेम व स्नेह उन्हें पत्थर की भांति जड़ बना देता है, जिससे कोई स्पंदन नहीं होता है। अथवा का सवाल है, प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से जीवन मृत्यु की सत्यता को व्यक्त किया है। कवि ने भारतीय जीवन दर्शन और आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को उजागर किया है। समुद्र में बूंदों की तरह ही मनुष्य के जीवन में अनमोल क्षण को व्यर्थ नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र से बूंद अलग होती है, नष्ट होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षणभंगुर रहता है। सामान्यानुसार सद्कर्मों से अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। लेखक रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में रुचि किस प्रकार बढ़ती गई, स्पष्ट कीजिए। अथवा का सवाल है, गाड़ी पर सवार होने के बाद समधियों के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था? उसे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय किया? तो घर पर शुक्ल जी को पिताजी से रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु के नाटक सुनने को मिले। पिता की बदली मिर्जापुर हुई तो वहां शुक्ल जी पुस्तकालय में किताबें लाकर पढ़ा करते। वहां पर अपने समवयस्क मित्रों के साथ हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते रहते थे। इस तरह शुक्ल जी का हिंदी साहित्य की ओर झुकाव बढ़ता गया। अथवा का सवाल है, समधियों ने गांव के हर घर की माँ बहू का संवाद पहुंचाया, किंतु बड़ी बहुरिया का सा संवाद उसे कभी सुनने को नहीं मिला। बड़ी बहुरिया का संवाद बहुत ही करुणा और हृदय को दुख से भर देने वाला था। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द भी उसकी व्यथा का द्योतक है, इसलिए वह समधिये के मन में कांटे सा चुभ रहा था। इस चुंबन से छुटकारा पाने के लिए उसने पास में बैठे हुए यात्री से बातचीत करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गर्मी में लू से बचने के लिए विश्वनाथ की माँ कौन कौन से उपाय करती थी और क्या? अथवा का सवाल है, आशा से ज्यादा
दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। इस कथन में निहित भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो गर्मी में निकलते समय लू से बचने के लिए प्याज को धोती या कमीज में गांठ बांध कर रखते हैं, इससे लू बेअसर हो जाती है। यदि लू लग गई तो कच्चे आम का पन्ना पीना चाहिए, अर्थात केरी की छाछ पीनी चाहिए। कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी में मिलाकर उसका शरबत बनाकर पीना शरीर में लेपना या नहाना उपयोगी रहता है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर धोने से भी गर्मी और लू का बचाव होता है। अथवा का सवाल है, लेखक मुंशी प्रेमचंद ने आशा को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में दीर्घजीवी कहा है, क्योंकि आशा व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है। सूरदास के भिखारी होते हुए भी उसे पुण्य कर्मों हेतु 500 रुपए से अधिक जोड़े। विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति आशावादी बना रहता है। पेड़ों के सूरदास की झोपड़ी जला देने पर भी निराश न होकर पुनः निर्माण की सोची। सूरदास के इस प्रयास को देखकर ही प्रेमचंद आशा को दीर्घजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके अंदर हमें एक गद्यांश दे रखा है, जिसकी हमें प्रसंग व्याख्या करनी है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक के धीरे से कहूं, लड्डू पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। जब मैंने सुख से सांस भरी, उन सबसे बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने के कुछ उठा नहीं रहा था, पर बालक बच गया। इससे बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों पर मधुर मर्मम तथा मरे काठ की अलमारी की सिर सिकाने वाली गड़गड़ाहट नहीं। सप्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के सुमिरनी के मन के निबंध के बालक बच गया शीर्षक से लिया गया है। प्रश्नों के उत्तर देने पर बालक से इनाम मांगने के लिए कहा गया। तब बालक ने जो भी स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्त की उसे वर्णन किया गया है। व्याख्या, वृद्ध महाशय द्वारा इनाम देने की बात सुनकर बालक के हृदय में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। रटे हुए उत्तर देने रहने से तो उसके हृदय में बनावटीपन का भाव व्यक्त हो गया था और बाल वृत्ति के कारण उसमें स्वाभाविक भाव भी उमड़ रहा था। ये दोनों ही भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। अंत में बालक को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति रुचि के अनुरूप बोलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। खासकर गला साफ करना उसी के लक्षण थे। अब तक प्रतिमता के झक्कड़ में रहा बालक चकित होकर धीरे से इनाम के रूप में लड्डू की मांग रखी, जो कि उसकी उम्र और स्वाभाविक रुचि अनुसार मांग थी। लड्डू की यह मांग उसके पिता और अध्यापकों को अप्रत्याशित लगी। इससे निराश हुई। लेखक कहते हैं कि बालक की रटन विद्या को देखकर अब उन्हें घुटन हो रही थी, परंतु बालक द्वारा लड्डू की मांग करते देखकर सुख का अनुभव किया। शिक्षकों ने बालक को बाल सुलभ स्वभाव के विपरीत आचरण करना सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अभी उसका बाल सुलभ प्रवृत्तियां पूरी तरह बदल नहीं थी। उस समय बालक का मनोभाव, बुद्धि की शुष्कता एवं सूखे काठ की अलमारी की खड़खड़ाहट न होकर धीरे धीरे वृक्षों की सरसता एवं मधुर स्वरों का प्रतीक था। इससे भविष्य की संभावनाएं व्यक्त हो गई है। यहाँ लेखक के बालकों की प्रवृत्तियों से संबंधित सूक्ष्म बातों को स्पष्ट किया गया है। श्वास घुटना, गला घोटना आदि मुहावरे के प्रयोग से वर्णन में जीवंतता, लाक्षणिकता, चित्रता की विशेषता आ गई है। भाषा सरल और मुहावरेदार है। शैली वर्णनात्मक एवं अलंकृत है। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात से अपनी घर जमीन से अथवा जो है इसको पढ़ लेते हैं। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण में झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर, बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते थे, किंतु आपत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वह फिर कहीं अपने घर वापस नहीं लौट सकते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। प्रस्तुत गद्यांश निर्मल वर्मा ने जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्त से अवतरित है। इसमें लेखक बताता है कि गांव से उजाड़े गए लोग मजदूरी करने को विवश होंगे, अपने मूल निवास की उन्हें याद भर रह जाएगी। तो चलो बच्चों इसको भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या में बोला गया है कि आधुनिक भारत के शरणार्थियों को औद्योगिकरण के कारण अपने घरों, अपने जमीन से उखाड़ा गया है, उसे वहां से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। लेखक प्रवृत्ति और इतिहास के बीच अंतर मानकर उसे स्पष्ट करते हुए कहता है कि बाढ़ या भूकंप आदि के रूप में प्रकृति लोगों को कुछ दिनों के लिए ही घर बार छोड़कर जाने के लिए विवश करती, परंतु उस आपदा के शांत हो जाने पर निर्वासित लोग पुनः अपने क्षेत्र में लौट आते हैं। फिर उन्हें अपने घर में आसपास का वातावरण उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब औद्योगिक विकास और उन्नति के नाम पर इतिहास लोगों को उखाड़ता है, बार बार छोड़कर जाने के लिए विवश कर देता, वे लोग कभी भी अपने घर लौटकर नहीं आते हैं। इसके लिए अपने पुश्तैनी
घर बार सब इतिहास की बातें हैं। इससे केवल व्यक्ति ही नहीं निर्वासित होते, अपितु उनके रहने के स्थान भी आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। इसके मकान, आसपास का वातावरण सब कुछ नष्ट हो जाता है। विशेष है औद्योगिकरण के कारण विस्थापित के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। भाषा तत्सम शब्द प्रधान है। शैली प्रतीकात्मक, भावनात्मक और विश्लेषणात्मक है। तो बच्चों अथवा का जो अगला क्वेश्चन है 20, जिसके अंदर एक पद्यांश दिया है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। फाग कर ही सब चाचरी जोही, मोही जिया लाय दिनही जसी कोरी, जोपे पिही जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस न आवा, रातहि दिवस इहे मर मोरे, लागो कतर छार जेहु तोरे, यह तन जारो छार के कही को पवन उछाड़, मखू तेहि मार्ग कोई परो कंत धरी पपाओ। प्रस्तुत पद्यांश सूफी कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के 12 मासा वर्णन से लिया गया है। इस अंश में कवि ने फाल्गुन महीने के विरहिणी नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। व्याख्या: विरहिणी नायिका नागमती कहती है कि अब फाल्गुन का महीना लग गया है, समस्त वनस्पति जगत प्रसन्न दिखाई दे रहे, किंतु मेरे लिए तो यह संसार दुगनी उदासी से भर गया। भाव यह है कि प्रियतम के विरह के मेरे लिए तो इस प्राकृतिक वातावरण में उदासीनता और बढ़ गई। फाल्गुन मास में गाए जाने वाले फाल्गुन राग को सब मिलकर जुलकर गा रहे हैं। इस राग को सुनकर मेरे हृदय में होली सी जल रही है, क्योंकि प्रियतम के वियोग में किसके साथ मिलकर यह खेल खेलूं। यदि प्रियतम को मेरा जलकर मरना ही अच्छा लगता है तो मुझे जलकर मरने का भी प्रियतम के प्रति कोई क्रोध नहीं आएगा। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, रात दिन मेरी यह लालसी रहती है कि मैं जलकर और राख बनकर तुम्हारे शरीर में लग जाऊं। नागमती यह कामना करती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर लूं और पवन से कहूं कि इस राख को उड़ाकर वहां ले जाए जहां प्रीतम के पैर पड़े हैं। भाव यह है कि नायिका चाहती है कि जीवित रहते हुए शरीर का प्रीतम से मिलन न हो, किंतु शरीर को राख से ही प्रीतम के चरणों का स्पर्श मिल जाए। नागमती की विरह वेदना की अतिशय विंसा व्यतीत हुई है। अनुप्रास, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है। विप्रलभ श्रृंगार और अभिलाषा नामक विरह दशा का वर्णन है। भाषा बोलचाल की अवधि और चौपाई दोहा छंद है। अथवा का सवाल है, आना कानी आरसी निहारिबो करोगी कोलो, कहो मो चकित दशा त्यो न डिटी बलोही, मोनु सो दो देखू कि तेक कहो पिहोई जू, कुखबरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए, जान घन आनंद यो मोही तुम्हें भोजी परी, जानी योगो टेक टेक तरे कोरो धो मोल्लोही, रूही दियो रिगोई कहाँ लो बहराइयो की, कबहू तो मेरियो पुकार कान खोलिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत कवि घनानंद द्वारा रचित इसमें नायिका द्वारा प्रिय की पुकार को सुनने पर भी अनसुना करने और मिलने में अनाकार करने का वर्णन किया गया है। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी, कब तक आरसी में देखने रहने का बहाना बनाती रहोगी, मेरी दशा की ओर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती, अर्थात मेरी दशा पर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता। मैं मौन रहकर देख रहा हूं कि तुम कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। मेरी कुक भरी मुक्ता अर्थात पुकार भरी चुप्पी तुम्हें बुलवाकर ही रहेगी, अर्थात मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं, मैं तुम्हें बुलवाकर ही रहूंगी, तुम्हें अपना हट छोड़ना पड़ेगा। हे सुजान, तुझे मुझे भी तुमसे यह जिद है कि तुम यह जानना चाहती हो कि पहले कौन बोलता है। मुझे इस बात का दुख है कि तुमने जो अपने कानों में रुई डालकर बहरा होने का बहाना बना दिया है। मैं यह जानता हूं कि मेरी पुकार एक दिन तुम्हारे कानों में खोलकर ही रहेगी, अर्थात मेरी बात तुम यह पहुंच कर रहेगी, तुम सब उसे सुनोगे। प्रिय मिलन की आशा बलवती होती नजर दिखाई पड़ती है। नायक की कुक भरी मुक्ता चकित दशा पुकार से उसका वेदना व्यक्त हुई है। अनुप्रास, अनुयुक्ति एवं अपेक्षित अलंकार प्रयुक्त है। कवित छंद में ब्रजभाषा के प्रयोग के साथ वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अगला है यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, इसके अंदर हमें बच्चों यहाँ पर 4 विषय दे रखे हैं। किसी एक विषय पर हमें यहाँ पर बच्चों निबंध लिखना है। चलो देख लेते हैं, आप किसी एक विषय पर हम निबंध लिख लेते हैं। पहला है कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, बढ़ती भौतिकता, घटते मानवीय मूल्य, तुलसीदास की रचनाएं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो बच्चों आज हम देखेंगे कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला तो हमेशा हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रस्तावना, अंग्रेजी की कंप्यूटर शिक्षा से कंप्यूटर शब्द बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संगणक या गणनाकार। टेलीविजन के आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने जटिलतम गणितीय कार्यों को ध्यान में रखकर कंप्यूटर का मानव मस्तिष्क रूप में आविष्कार किया। प्रारंभ में कंप्यूटर के द्वारा 2/18 अंकों में 300 से
400 नैनोसेकंड में गिन सकते हैं, परंतु अब नवीनतम तीव्र प्रोसेसिंग वाले सुपर कंप्यूटर बन जाने से सेकंड में करोड़ों से अधिक गणना कर सकते हैं। इस कारण गणित सांख्यिकी की दृष्टि से कंप्यूटर का आविष्कार आश्चर्यजनक है। कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो अत्यधिक तीव्र गति से विद्युत इलेक्ट्रोड द्वारा सांख्यिकी प्रोसेसिंग करता है। इसकी गति की माप माइक्रोसेकंड में की जाती है और जटिल यांत्रिक संरचना सूक्ष्म तकनीकी सिद्धांतों पर आधारित है। इसी कारण कंप्यूटर का आविष्कार होते ही इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा के रूप में कंप्यूटर शिक्षा का स्वतंत्र पाठ्यक्रम बनाया गया है। इससे शिक्षा का सारे विश्व के अतीत प्रसार हुआ है। अब कंप्यूटर शिक्षा का बहुउद्देश्य स्वरूप सामने आ गया है, क्योंकि इसे गणितीय कार्य होते ही हैं, साथ ही विविध भाषाओं में मुद्रण, ध्वनि संप्रेषण, शब्द भंडारण, सूचना संचार एवं प्रत्यक्ष चित्र संयोजन आदि जटिल कार्य भी होने लगे। सभी के ज्ञान के लिए अब कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार अनिवार्य रूप से होने लगा है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में इसकी शिक्षण प्रशिक्षण में अनेक स्तरीय पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला है बच्चों कंप्यूटर शिक्षा का विविध क्षेत्रों में उपयोग। कंप्यूटर का सामान्य प्रयोग तो प्राय सब जानते हैं, परंतु कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर चुका व्यक्ति इसका अन्य अनेक प्रकारों से उपयोग करता है। वह कंप्यूटर में टेलीविजन चैनलों में पसंदीदा प्रसारण देख सकता है, एफएम रेडियो सुन सकता है, एनालॉग वीडियो को डिजिटल वीडियो में बदल सकता है, पसंदीदा फिल्म की रिकॉर्डिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर डालकर संगीत वाद्य आदि का मिश्रण कर सकता है। इसी प्रकार कंप्यूटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साक्षात्कार करना, मौसम की पूर्व सूचना देना, तूफान तरंगों का पूर्वानुमान लगाना, तूफान के बाद समुद्र में उत्पन्न भयानक ज्वारीय लहरों की भविष्यवाणी करना, दूरसंचार का प्रसार करना, इंटरनेट, ई कॉमर्स आदि का संचालन करना आदि अनेक क्षेत्रों में कुशलता से इसका उपयोग किया जा रहा है। रेल, हवाई जहाज के टिकटों का वितरण, आरक्षण, दूर संवेदी उपग्रहों का संचालन, परमाणु आयुधों का निर्माण एवं प्रक्षेपण, जटिल यांत्रिक इकाइयों का प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापन, बड़ी मात्रा में समाचार पत्रों एवं पुस्तकों का मुद्रण, पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिल, लाखों बिल एवं परीक्षा परिणामों का संगठन प्रतिफलन करने में कंप्यूटर का उपयोग आज की निर्बाध गति से बढ़ रहा है। चिकित्सा एवं वस्तु डिजाइन के क्षेत्र में इसका उपयोग। अगला है हो जाएगा बच्चों कंप्यूटर शिक्षा से लाभ। जैसा कि कंप्यूटर शिक्षा के विविध क्षेत्रों में विविधता दिखाई गई है, यह कंप्यूटर शिक्षा से ही संभव है। कंप्यूटर शिक्षा से जटिलतम प्रश्नों एवं समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र की सफलता के लिए कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक बन गया। इसी से वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन एजुकेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं। फलस्वरूप इससे बौद्धिक, शारीरिक श्रम, समय, धन एवं आदि की बचत हो रही है। उपसंहार, कंप्यूटर शिक्षा का वर्तमान में सर्वाधिक महत्व है। इसकी सभी क्षेत्रों में उपयोगिता बढ़ रही है। इसे अनेक समस्याओं को सुलझाने में अत्यंत समय लगता है। वैज्ञानिक युग के इस अर्थ प्रधान व्यस्तम जीवन में कंप्यूटर से अनेक सामान्य शिक्षित व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। कंप्यूटर केवल संगणक न रहकर कार्य संपादक भी बन गया है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 12 का इतिहास का मॉडल पेपर जो 5 था उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई